Good morning, students. Welcome once again. This is the part 4 of your social science class 10th First World War. Now here look into this figure 7.1, a cartoon published in 1914. It shows how all the European countries were drawn into the war. यह 1914 में प्रकाशित एक कार्टून है. इसमें दिखाया गया है कि किस तरह सारे देश युद्ध में खींचे. देखिए फर्स्ट राइट आप इमेजिन करो दिस इज सर्बिया, यह सर्बिया है एंड इट इज ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है. सर्बिया, इफ़ यू टच मी आई विल, इफ़ यू टच मी आई विल, अगर मुझ पर हाथ लगाया तो. ऑस्ट्रिया, इफ़ यू मेक अ मूव आई विल, यदि जरा हिलो तो जानो. नाउ हियर दिस इज रूस, ये क्या बोल रहा है? इफ़ यू हिट दैट लिटिल फेलो आई विल, अगर तुमने इसको बोल रहा है अगर तुमने इस छोटू को मारोगे तो मैं तुम्हें. नाउ हियर दिस इज जर्मनी, जर्मनी क्या बोल रहा है? इफ़ यू स्ट्राइक माई फ्रेंड आई विल, यदि तुमने मेरे दोस्त को मारोगे तो. नाउ हियर दिस इज फ्रांस, इफ़ यू हिट हिम, यदि तुम उसे मारोगे तो. नाउ हियर इट इज ब्रिटेन, हाय देयर इफ़ यू डोंट, अरे आप लोग अगर आप इस तरीके से सभी देश जो हैं वह युद्ध में करना पड़ा या युद्ध चालू हुआ. ठीक है. नाउ हियर द मेन पॉइंट ऑफ टुडे, अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग्स एंड मिलिट्रिज्म. क्या हुआ? अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग्स यानी अति राष्ट्रवादी भावनाएं, अति राष्ट्रवादी भावनाएं एंड मिलिट्रिज्म, मिलिट्री से रिलेटेड है, सैन्यवाद. What happened towards the end of the 19th century, many nationalist states were being established. नेशनलिस्ट स्टेट यानी क्या हुआ कि their government promised the spirit of patriotism among the people, encouraging them to make their nation states strong and powerful. They believed that whichever nation possessed the most territory and the largest number of colonies would be all powerful, while those that didn't would be crushed by their powerful neighbors. क्या हुआ? 19वीं सदी के अंत में जैसे जैसे यूरोपीय राज्य स्थापित होने लगे, उन देशों की सरकारों ने लोगों को अपने राष्ट्र को सर्वोच्च बनाने के लिए उकसाया. राइट, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के अंत में मैनी नेशनलिस्ट स्टेट्स वर बीइंग एस्टेब्लिश्ड, और यूरोपीय और जैसे नेशनलिस्ट स्टेट यूरोपीय राज्य स्थापित होने लगे और उन राज्य की सरकारों ने लोगों को अपने राष्ट्र को सर्वोच्च बनाने के लिए उकसाया. और क्या हुआ कि सारे राष्ट्र यही मानने लगे कि जिसके पास सबसे अधिक भूमि होगी, राइट, सबसे अधिक भूमि होगी. दे बिलीव दैट विच यूर नेशन पजेस्ट द मोस्ट टेरिटरी, जिसके पास सबसे ज़्यादा भूमि होगी और सबसे अधिक उपनिवेश होंगे यानी कि कॉलोनीज होगी, राइट, वही सर्वशक्तिमान होगा, ऑल पावरफुल सर्वशक्तिमान होगा. और जो ऐसा नहीं होगा उसे दूसरे ताकतवर देश कुचल देंगे यानी क्रश कर देंगे, राइट. ऑल पावरफुल, दोज दैट डिडंट वुड बी क्रश्ड बाय देयर पावरफुल नेबर्स, राइट. उसके दूसरे पावरफुल देश कंट्री जो है वह कुचल देगा, क्रश कर देगा. At the same time, many new communities sharing the same language or religion began to see themselves as separate nations and launched struggle to establish their own independent states. Prominent among them were the Polish, Czech, Hungarian, slave and Jewish people, none of whom had their own independent state. क्या हुआ? दूसरी ओर कई नए समुदाय, एट द सेम टाइम मैनी न्यू कम्युनिटीज यानी समुदाय जिनकी अपनी भाषा या धर्म था, शेयरिंग द सेम लैंग्वेज आर रिलीजन, भाषा या धर्म था, अपने आप को राष्ट्र मानकर स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए संघर्ष करने लगे.
प्रोमिनेंट अमंग देम यानी इसमें से कौन से प्रमुख थे? पोलिश, चेक, हंगरी और स्लाव और तथा यहूदी। यहूदी मतलब जूइश पीपल। इनमें से किसी का अपना स्वतंत्र राज्य नहीं था। नन ऑफ ओम हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। Countless such groups in Central Europe, inspired by nationalist ideas, tried to break up the existing empires to build their separate independent nation state. क्या हुआ कि मध्य यूरोप में ऐसे अनगिनत समूह राष्ट्रवादी विचारों यानी नेशनलिस्ट आइडियाज से प्रेरित होकर वर्तमान साम्राज्यों को तोड़कर अपने अपने स्वतंत्र देश के निर्माण के लिए प्रयास करने लगे। इसका सीधा प्रभाव जर्मन, ऑस्ट्रियाई, रूसी तथा तुर्की साम्राज्यों पर पड़ा। बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम इन इस्टेब्लिशिंग इंडिपेंडेंट लिंग्विस्टिक स्टेट। लेकिन यह समस्या क्या समस्या था कि एक ही भाषा बोलने वाले कई दूर दूर के इलाकों में बटे हुए थे। Many of the people speaking the same language were spread across different regions, यानी दूर दूर तक बटे हुए थे। It was difficult to consolidate all these regions into a single state, और हर राष्ट्र के लोग यह चाहते थे कि इन सारे इलाकों को एक राष्ट्र के तहत लाया जाए। ऐसा करने में समस्या यह थी कि उन्हीं इलाकों में दूसरे भाषाएं बोलने वाले लोग भी रहते थे। कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम वाज द फैक्ट दैट द रीजन आल्सो हैड मैनी पीपल स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू स्प्रेडिंग पॉलिटिकल टर्मोइल अक्रॉस यूरोप। और इन्हीं सब बातों के कारण यूरोप की राजनीति में उथल पुथल मचा रहा। टर्मोइल यानी उथल पुथल मचना। टेंशन केप्ट बिल्डिंग अप विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज, राइट। और देशों के अंदर और एक दूसरे के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। द फीलिंग slowly grew among the people that the only way to resolve their problem was through war। और सभी लोग यही मानने लगे थे कि इन समस्याओं का समाधान युद्ध के माध्यम से हो सकता है। जिंगोस्टिक नेशनलिज्म, डिप्लोमेटिक इंट्रिग एंड इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट soon made all talk of peace superfluous. Peace and harmony gave way to feelings of doubt, fear, and malice among the people. In such a charged situation, nations found it extremely difficult to view what was happening in a calm and rational manner. ठीक है, राष्ट्रीयता की संकुचित भावना, जिंगोस्टिक नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की संकुचित भावना, स्वार्थ, आर्थिक हित और कूटनीति, यानी जिंगोस्टिक नेशनलिज्म, डिप्लोमेटिक इंट्रिग एंड इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट। आर्थिक हित और कूटनीति इतनी बढ़ गई कि शांति की बात करना बेमानी हो गई उस समय। ठीक है, यानी कि इसमें क्या लिखा है ना, मेड ऑल टॉक ऑफ पीस सुपरफ्लुअस। टॉक ऑफ पीस सुपरफ्लुअस यानी शांति की बात करना बेमानी हो गई, कोई मतलब नहीं रहा। शांति और सद्भावना के स्थान पर आशंका, भय और द्वेष की भावना बढ़ गई थी, राइट। पीस एंड हार्मनी, शांति और सद्भावना, पीस एंड हार्मनी गेव वे टू फीलिंग्स ऑफ डाउट, फीवर एंड मलिस अमंग पीपल। ठीक है, आशंका, भय और द्वेष, जिसको हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ डाउट यानी आशंका होता है, ठीक है, फियर यानी डर होता है, मलिस यानी द्वेष की भावना होती है। ऐसी स्थिति में शांत चित्त से सोचना किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत कठिन था। इन सच अ चार्ज सिचुएशन, नेशन फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट
to you what was happening in calm and rational manner. और इस समय it was also during this time that many people were being influenced by Darwin's theories of natural selection. इस समय क्या हुआ? इस समय कई लोग डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित थे, डार्विन्स थ्योरी, और वे सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करने लगे. नेचुरल डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दे बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल डार्विनिज्म. सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करने लगे. इसका क्या मतलब है? विच इसेंशियली मीन्ड, अर्थात इसका मतलब क्या है? दैट ओनली द फिटेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल नेशंस वुड सर्वाइव एंड प्रोग्रेस. अर्थात वे ये सोचते थे कि योग्यतम राष्ट्र ही बचेगा और उन्नति करेगा. दे सॉ स्ट्रगल एज अ नेचुरल लॉ ऑफ लाइफ एंड डेवलपमेंट. और यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है और विकास के लिए आवश्यक है. Many nations began to believe that it was their natural right to rule over weaker nations because their culture was superior. और विभिन्न राष्ट्र के लोग अपनी अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट समझते थे और कमजोर राष्ट्रों पर शासन करना अपना कर्तव्य मानते थे. They did not consider it unethical to use armed force to achieve their ends, even going to the extent of justifying genocide. और इसी बहाने अन्य जातियों पर अपना प्रभाव स्थापित करने की चाह से मानवता की भावना कमजोर पड़ने लगी और जीनोसाइड यानी नरसंहार से लोगों की नैतिक भावना को अधिक ठेस नहीं पहुंचती थी. एंड वन मोर थिंग, क्या हुआ? अपने लाभ के लिए सैनिक बल के प्रयोग में कोई अनुचित नज़र नहीं आता था. और जब सब लोग यही मानने को तैयार बैठे हो कि संसार हमारे लिए है, हमें सारी दुनिया पर राज करना है, फिर विश्व में अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार करना है, तो एक दूसरे से टकराए बिना यह कैसे हो सकता है? युद्ध से कैसे बचा जा सकता है? Now, here one more question. Was it possible then to avoid war? Could a nation that believed it had the right to rule over everyone else and propagate its culture or religion achieve its goals without clashing with other nation? Right? अब इसका मतलब वही है, अभी मैंने बताया was it possible then to avoid war, कि युद्ध से क्या बचा जा सकता था. राइट, युद्ध से कैसे बचा जा सकता था? वॉज इट पॉसिबल देन टू अवॉइड वॉर, युद्ध से क्या बचा जा सकता था? कुड अ नेशन दैट बिलीव्ड इट हैड द राइट टू रूल ओवर एवरीवन एल्स एंड प्रोपोगेट का मतलब होता है धर्म का प्रचार करना. इट्स कल्चर आर रिलीजन इट्स गोल्स विदाउट क्लैशिंग विथ अदर नेशन. यानी कि अभी आपको मैंने समझाया कि विश्व में अपनी सभ्यता का, धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो एक दूसरे से बिना टकराए बिना या कैसे संभव हो सकता है? युद्ध से कैसे बचा जा सकता है? सेकेंड क्वेश्चन, इन व्हाट वे डीड पॉलिटिकल थिंकर्स एंड डिप्लोमेट्स मिसयूज डार्विन थ्योरी. और डार्विन के सिद्धांत को पॉलिटिकल थिंकर्स यानी राजनीतिकों ने किस प्रकार से दुरुपयोग किया? Does a country's progress depend on establishing its sovereignty over the other countries? क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं? Now बेटा think over these answers and we will continue in the next video.